उनके दिमाग में खनन से जुड़ी कई गहन जानकारियां उभर कर आईं, जो सभी सांग परिवार की सच्ची शिक्षाएं थीं। उनके भीतर मौजूद अनुभव और अंतर्दृष्टि बाहरी खोजकर्ताओं की तुलना में ज़्यादा व्यापक थीं और उनमें कई ऐसी जानकारियां भी शामिल थीं जिनके बारे में वे नहीं जानते थे। चलते रहो। वान टेन की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं क्योंकि उसने एक बार फिर अपनी नज़र दूर तक डाली। आश्चर्यजनक रूप से ताइलू की तरफ से विशेषता बुलबुले भी गिर रहे थे, जो संकेत दे रहे थे कि उन्हें इकट्ठा करने का समय आ गया था। खनन कौशल 1200, खनन कौशल तारांकन 800, खनन कौशल 1000, अल्पविराम। केवल खनन कौशल विशेषता, ऐसा लगता है कि ताई परिवार सांग परिवार का मुकाबला नहीं कर सकता। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया, कुछ हद तक अफसोस महसूस करते हुए। उन्हें आशा थी कि दूसरे पक्ष से भी उन्हें कुछ विशेष तकनीकें प्राप्त होंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ, जिससे उन्हें तमाम उम्मीदों के बाद भी निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वान टेंग ने विशेषता बुलबुले एकत्र करना जारी रखा और साथ ही ऐसे अयस्कों की खोज की जो ताई भाइयों और ले यान को परास्त कर सकें। यदि वह जीतना चाहता था तो वह निश्चित रूप से जीतना चाहता था। लगभग आधे घंटे के बाद वान टेंग ने एक बार फिर विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। खनन इंजीनियर 16,500 बटा 30,000 ग्रैंड मास्टर। इतनी तेजी से प्रगति। वान टेंग बेहद खुश था। सिर्फ आधे घंटे में खनन कौशल में उसकी दक्षता लगभग ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच गई थी। इस समय ऐसा लग रहा था कि ताई लुओ और सांग यी ने अपना चयन पूरा कर लिया है और वे दूर से चलकर आ रहे हैं। भाई वान टेंग, क्या आपने अपना चयन कर लिया है? लेयान मुस्कुराते हुए उसके पास आया। हे, इतने लंबे समय तक इधर उधर भटकने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिला, है न? तीडू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी पिछली सफलता सिर्फ किस्मत का एक झटका थी। बिना किसी कारण के भौंकना मत, ये कष्टप्रद है। वान टेंग ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की। तेडू ने गुस्से से कहा, क्या मैं ऐसा मानता हूँ? मैंने तो बस इतना कहा था कि बिना वजह भौंकना मत, क्या तुम यह मानते हो? वान टेंग ने जवाब दिया, इस दोस्त के पास काफ़ी अच्छा मुंह है, मैं बस उम्मीद करता हूं कि आपके खनन कौशल आपके मुंह की तरह अच्छे हों। ताई लू ने भौहें सिकोड़ी, उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखी जब उसने वान टेंग को देखा। तो आप ताई परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आपका मुंह भी बुरा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके खनन कौशल आपके मुंह से निर्देशित होते हैं? वान टेंग ने आश्चर्य से पूछा। तुम? ताई लू का चेहरा ठंडा हो गया। उसने वान टेंग को घूर कर देखा। हा, सांग यी खुद को हंसने से रोक नहीं सका। ताई लुओ, आपके खनन कौशल इतने जबरदस्त हैं, इसका सारा श्रेय आपके मुंह को जाता है। ले यान, ले तुन और अन्य लोगों ने भी अपने चेहरे पर अजीब भाव के साथ थान लुओ को देखा। ताई परिवार के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को वान टेंग ने अप्रत्याशित रूप से चुप करा दिया, जिससे वह अवाक रह गया। वान टेंग के शब्द वाकई तीखे थे। ताई लुओ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने सिर्फ ती भाइयों के लिए बात की थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि वान टेंग उसे चुप करा देगा, जिससे उसके सीने में एक दर्दनाक दर्द महसूस होगा। वह बात करने में कभी अच्छा नहीं था और वान टेंग जैसे वाकपटु व्यक्ति से सामना होने पर उसके लिए बहस करना असंभव हो जाता था। ती जिंग का मुंह फड़क उठा, तुरंत ठंडी सांस लेते हुए बोला, बहुत हो गई बकवास। अगर तुम्हारे पास क्षमता होती तो तुम पहले ही अपना अयस्क चुन चुके होते। हम सबको तुम्हारा इंतजार क्यों करना पड़ता है? किसने कहा कि मैंने नहीं चुना है? तुमने कहाँ देखा कि मैंने नहीं चुना है? तुम खुद ही बकवास कर रहे हो। क्या यह मज़ेदार है? वान टेंग ने जवाब दिया, हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। यहाँ सिर्फ अयस्क का एक टुकड़ा है, जिसका व्यास आधे मीटर से भी कम है। क्या तुम इसे चुनने जा रहे हो? तेजिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर तुम इसे चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब सभी लोग उसकी उंगली का अनुसरण कर रहे थे और वान टेंग के पैरों के पास पड़े अयस्क के टुकड़े को देख रहे थे तो उनके भाव अलग अलग थे। वान टेंग, अगर आपने अभी तक चुनाव नहीं किया है तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। हमें जल्दी नहीं है। लेयान ने अपनी बाहें उठाईं और उसका बचाव किया। सांग यी ने वान टेंग की ओर देखा, उसकी आंखों में जिज्ञासा का भाव था। अगर लेयान और दूसरे लोग उसकी इतनी प्रशंसा न करते तो वह एक साधारण ग्रैंड मास्टर पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। हालांकि अगर वह कोई ऐसा व्यक्ति निकला जो अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता है और बहस करना पसंद करता है, तो ये कुछ हद तक निराशाजनक होगा। उसके सामने मौजूद अयस्क की गुणवत्ता खराब नहीं थी, लेकिन वह बहुत छोटा था, जिससे उसमें खजाना होने की संभावना बहुत कम हो गई। उसने सोचा कि इस अयस्क से भी बेहतर विकल्प मौजूद हैं। उस समय वान टेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे, तुमने सही कहा। ये वास्तव में वही अयस्क है जिसे मैंने चुना था। जल तत्व मोती, आदिम चेतना पुनः प्रकट होती है। रहस्यमय जीव 1। वान टेंग की बातें सुनकर सभी लोग दंग रह गए। वह ईमानदारी से अयस्क का ये टुकड़ा चुनना चाहता था।
लेयान ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं और अपने पैरों के नीचे पड़े अयस्क को देखा, मानो उसमें से कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। हालांकि 25 बिलियन यूसी की कीमत के अलावा इस अयस्क के बारे में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। ये सही है, 25 बिलियन यूसी। बाहर तो ये कीमत कम नहीं मानी जा सकती, लेकिन यहाँ तो ये कुछ हद तक अपर्याप्त लग रही थी। इसका अर्थ ये भी था कि सेकेंडरी करियर अलायंस के मूल्यांकनकर्ताओं को लगा कि यह केवल इस कीमत के लायक है। यदि उतार चढ़ाव आए भी तो वे बहुत महत्वपूर्ण नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, जिस अयस्क पर ती जिंग और अन्य लोगों ने दांव लगाया था, उसकी कीमत 20 बिलियन यूसी तक उतार चढ़ाव कर सकती थी। ये भी नियमों के दायरे में था। दूसरे शब्दों में, स्टॉल मालिक इसे 40 बिलियन यूसी या 80 बिलियन यूसी में बेच सकता था। तेजिंग और अन्य लोगों को निस्संदेह वांग टेंग द्वारा फायदा उठाया गया था। इस समय सांग यी ने भी अयस्क को देखा और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हें यकीन है? उसने वांग टेंग की ओर देखा और झिझकते हुए पूछा। बेशक, वांग टेंग ने सिर हिलाया। तुम क्या सोचते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है? न केवल यह अयस्क छोटा है, बल्कि इसमें काटने के निशान भी हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसे पहले काटा जाना चाहिए था, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं थे। सांग यी ने उदासीनता से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप यह नहीं देख सकते। बोलते समय उसने अयस्क के पीछे खड़े स्टॉल मालिक की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। ये व्यक्ति एक खनन इंजीनियर भी था। उसकी छाती पर लगे बैज से पता चलता था कि वह एक ग्रैंड मास्टर था। अगर वह अयस्क बेच रहा था तो इसका मतलब था कि वह इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता था। स्टॉल का मालिक 40 या 50 साल का एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा थोड़ा काला था और उसका शरीर पतला था। वह एक साधारण बूढ़े आदमी की तरह दिख रहा था। उसकी बड़ी वर्दी उस पर थोड़ी हास्यास्पद लग रही थी। इस समय जब उसने देखा कि उसके अयस्कों का विवरण उजागर हो गया है, तो वह एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उसने जल्दी से घूरते हुए कहा, छोटी लड़की, तुम जो चाहो खा सकती हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कह सकती। मेरे अयस्क खदान से निकाले गए थे और कभी नहीं तोड़े गए। तुम कैसे कह सकती हो कि इसे तोड़ा गया है? ये बदनामी है। क्या ऐसा है? सांग यी ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उसने वांग टेंग को याद दिलाया क्योंकि वह इस प्रतियोगिता को इतनी आसानी से नहीं जीतना चाहती थी। अन्यथा वह मजा खो देगी। उसने उसकी बात सुनी या नहीं, ये वांग टेंग का मामला था। इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा वह केवल लेयान की मदद करने के लिए यहाँ थी। शर्त का उससे कोई लेना देना नहीं था। वांग टेंग के कारण उसे इस बूढ़े आदमी से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हा, बूढ़े जी, आपकी पोल खुल गई है न? आपकी छोटी छोटी तरकीबें इस छोटी बच्ची को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। वह सांग परिवार की एक प्रतिभाशाली लड़की है। उसके बगल में बने स्टॉल से एक उपहासपूर्ण हंसी आई। वह भी सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन वह स्टॉल मालिक से कहीं बेहतर दिख रहा था। वह भी एक माइनिंग इंजीनियर था और मुस्कुराते हुए ये हंगामा देख रहा था। सांग परिवार की प्रतिभा। बूढ़े जी की नज़र अचानक केंद्रित हो गई। उसने सफ़ेद बालों और सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को नज़रअंदाज किया और सांग यी को देखा। उसने शर्मिंदगी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सांग परिवार की प्रतिभा हो। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। वरिष्ठ, आप बहुत दयालु हैं। मैं तो बस एक जूनियर हूँ। सांग यी ने जब देखा कि दूसरे पक्ष ने हार मान ली है तो वह मंद मंद मुस्कुराए। बूढ़े जी ने अजीब भाव से वांग टेंग को देखा और कहा, ग्रैंड मास्टर, स्थिति वास्तव में ऐसी ही है। हालांकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस अयस्क के नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक है। यदि आप इसे चाहते हैं तो मैं इसे आपको 20 बिलियन यूसी की सस्ती कीमत पर बेच दूंगा। हा, कोई नुकसान नहीं। तीडू ने वांग टेंग की ओर देखा और हंसा। आप इसे खरीद सकते हैं। भले ही आप हमें हरा ना सकें, लेकिन आप हारेंगे नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सांग यी ने कुछ और नहीं कहा। उसने वांग टेंग की ओर देखा और उसके निर्णय की प्रतीक्षा करने लगी। 20 बिलियन यूसी? वांग टेंग ने अजीब भाव से पूछा। उसने इसे 5 बिलियन यूसी कम कर दिया। क्या ये बूढ़ा आदमी बाद में रोएगा? ये सही है, मैं इसे तुम्हें 20 बिलियन यूसी में बेचूंगा। ओल्ड जी की आंखें चमक उठी जब उसने वांग टेंग की दिलचस्पी देखी। उसने जल्दी से कहा, ठीक है। वांग टेंग ने सिर हिलाया और भुगतान करने के लिए तैयार हो गया। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, क्या आप वाकई यह अयस्क खरीदने जा रहे हैं? क्यों न हम दूसरों पर भी नज़र डालें? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने कीमत को देखा और धीमी आवाज़ में पूछा। ये ठीक है, मैं इसे चुनूंगा। वांग टेंग मुस्कुराया। मुझे लगता है कि यह असाधारण है। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, क्या आप वाकई यह अयस्क खरीदने जा रहे हैं? क्यों न हम दूसरों पर भी नज़र डालें? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने कीमत को देखा और धीमी आवाज़ में पूछा। ये ठीक है, मैं इसे चुनूंगा।
वान टेंग मुस्कुराया, मुझे लगता है कि यह असाधारण है। चूंकि वह चुनना चाहता है तो उसे चुनने दो। मैं देखना चाहता हूं कि ये अयस्क कितने असाधारण हैं। टी डू ने व्यंग्य किया। तुम लोगों का स्वाद खराब है। मैं एक नज़र में बता सकता हूं कि यह अयस्क इस हॉल में मौजूद अयस्कों में से बेहद आकर्षक है। ये भीड़ से अलग दिखता है, वान टेंग ने आत्मविश्वास से कहा। सबके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। ताइलू ने वान टेंग की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। सांग यी ने अपना सिर हिलाया और ले यान को देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह आदमी प्रतिभाशाली है? ले यान का चेहरा भी सदमे और बेबसी से भर गया, लेकिन वह अंत में कुछ नहीं कह सकी। यहाँ तक कि ओल्ड जी भी वान टेंग को अजीब तरह से देख रहा था। यहाँ तक कि वह भी इस तरह शेखी बघारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। उसने वान टेंग को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। दूसरों ने उसे विनम्रतापूर्वक याद दिलाया, लेकिन उसने सुना ही नहीं। ये युवा तब तक पीछे नहीं मुड़ेंगे जब तक कि वे दीवार से न टकरा जाएं। जल तत्व मोती, आदिम चेतना पुनः प्रकट होती है। रहस्यमय जीव 2। तो जल्दी करो और इसे खरीद लो। वैसे भी तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। तुम जो भी चीज़ चाहो चुन सकते हो। टी डू ने अपनी हंसी रोकी और कहा, इस कमीने की इच्छा मौत की थी। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। वे इस राउंड को जीतने वाले थे। तुम सब अंधे हो। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। वह एक अकेले मालिक की तरह लग रहा था जिसे कोई नहीं समझ सकता था। उसने कुछ और नहीं कहा और अयस्क के लिए भुगतान किया। हालांकि ये लोग इस अयस्क का मूल्य नहीं देख पाए, लेकिन बाद में पछताने से बेहतर है कि इसे खरीद लिया जाए। इसके अलावा कीमत पहले ही 50 बिलियन यूसी कम हो चुकी थी। जो अच्छा है उसे लेना ही समझदारी है। कौन जानता है, अगर कोई कीमत कम होती देखेगा तो शायद कोई सौदा लेने आ जाए। ग्रैंड मास्टर, यदि आप मेरे अयस्क खरीदेंगे तो आपको निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। बूढ़े व्यक्ति ने पैसे प्राप्त करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे झांसा देना बंद करो। अगर ऐसा होता तो तुम इसे नहीं बेचते। वान टेंग ने उसे बीच में रोका और शांति से कहा। यह बूढ़ा आदमी शर्मिंदा लग रहा था। इन युवा ग्रैंड मास्टर से निपटना आसान नहीं था। वह अजीब तरह से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चूंकि आप इसे खरीदने के लिए तैयार हैं, इसलिए आपको इस अयस्क के बारे में बहुत सोचना चाहिए। आप मुझे धोखा क्यों दे रहे हैं? वान टेंग ने इससे इनकार नहीं किया। भाई वान टेंग, क्या आपका काम हो गया? गु लो दूर से आया और मुस्कुराते हुए पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं तो कर चुका हूँ। अब तुम्हारा क्या कहना है? वान टेंग ने पूछा। मैं भी काम पूरा कर चुका हूँ। गु लुओ ने अपने पीछे एक मार्शल योद्धा द्वारा उठाए गए अयस्क की ओर इशारा किया। मैंने इसे 50 बिलियन यूसी में खरीदा है। ये सस्ता है न? बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। वान टेंग ने उस पर नज़र डाली और आश्चर्यचकित हो गया। अयस्क का ये टुकड़ा उस टुकड़े से बहुत बड़ा था जिस पर उसने पहले दांव लगाया था, लेकिन इसकी कीमत और भी कम थी। इसकी कीमत केवल 50 बिलियन यूसी थी और वास्तव में इसके अंदर खजाने थे। गु लू वास्तव में सक्षम था। भाई वान टेंग ने कौन सा अयस्क खरीदा? गु लो ने चारों ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। ये वाला। इससे पहले कि वान टेंग एक ले पाता, टेडू ने वान टेंग के पीछे स्टॉल पर रखे अयस्क की ओर इशारा किया और हंस दिया। ये वाला। गु लुओ दंग रह गया। उसने वान टेंग की ओर देखा और पूछा, क्या तुम गंभीर हो? बेशक, 20 बिलियन यूसी, ये सस्ता है ना? वान टेंग मुस्कुराया। गु लुओ, सस्ता? उन्होंने पहले ही महसूस कर लिया था कि 50 बिलियन यूसी का अयस्क खरीदना बहुत सस्ता था, लेकिन इस आदमी ने 20 बिलियन यूसी का टुकड़ा खरीदा जो उसकी कीमत के आधे से भी कम था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह जानबूझकर उसके लिए चीज़ें मुश्किल बना रहा था। ठीक है, बकवास बंद करो। चलो पत्थर काटना शुरू करते हैं। टी डू ने देखा कि वे दोनों अभी भी बातें कर रहे थे और अधीरता से बोला। चलो चलें, वान टेंग ने कहा। कुछ पत्थर काटने वाले उस्ताद तुरंत ही दूर से आ गए। नेता ने कहा, क्या हम आप महानुभावों के लिए पत्थर काट सकते हैं? मास्टर रोंग, सांग यी ने आश्चर्य से बूढ़े आदमी को देखा। लेडी सांग यी, आगे चल रहे बूढ़े आदमी ने सांग यी को थोड़ा सा झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, जब हमने देखा कि आप में से कुछ लोग जुआ खेलने और प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं तो हमें थोड़ी खुजली महसूस हुई, इसलिए हमने आप में से कुछ लोगों के लिए पत्थर काटने के लिए आने का फैसला किया। मास्टर रोंग का यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। सांग यी ने मुस्कुराते हुए उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने उन्हें वान टेंग और अन्य लोगों से मिलवाया। मास्टर सोंग एक बेहद अनुभवी पत्थर काटने वाले मास्टर हैं। उनके द्वारा संभाले गए अयस्कों में कभी कोई गलती नहीं हुई। धन्यवाद, मास्टर रोंग। वान टेंग और अन्य लोगों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मास्टर रोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी खनन के क्षेत्र में प्रतिभाशाली हैं। इस क्षेत्र में मेरी कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन आप सभी को यहाँ एक साथ देखना मेरे लिए सम्मान की बात है। तो मुझे मास्टर रोंग को परेशान करना पड़ेगा। कृपया
सांग यी ने कृपया इशारा किया। मास्टर सोंग ने सिर हिलाया और सभी को पत्थर काटने के लिए प्रेरित किया। जब आसपास के लोगों ने देखा कि यहाँ यस्क जुआ प्रतियोगिता हो रही है तो वे बहुत उत्सुक हो गए। वे धीरे धीरे इकट्ठा हो गए और हंगामा देखने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुल मिलाकर 4 पत्थर काटने वाले मास्टर थे, जिनमें मास्टर रोंग भी शामिल थे। वे सभी उनकी टीम के सदस्य थे। उनमें से प्रत्येक ने अयस्क का एक टुकड़ा लिया, पत्थर काटने वाला चाकू निकाला और उन्हें काटने के लिए तैयार हो गया। जीनियस, आप सब इसे कैसे काटना चाहते हैं? मास्टर रोंग ने पूछा। मैं वैसा ही करूंगा जैसा मास्टर रोंग कहेंगे। मुझे मास्टर रोंग पर भरोसा है। सांग यी मुस्कुराया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ताइलू ने सांग यी की ओर देखा और शांति से कहा। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। गु लो ने एक पल सोचा और कहा। आप किनारे से शुरू कर सकते हैं। वांग टेंग ने अपने अयस्क पर नजर डाली और कहा। ठीक है। मास्टर रोंग ने सिर हिलाया और तुरंत आदेश दिया। चारों पत्थर काटने वाले उस्तादों ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और नीचे की ओर कटान शुरू कर दी। अयस्कों से पत्थर की परतें उखड़ने लगीं। सब चुप हो गए और चारों अयस्कों को घूरने लगे। केवल पत्थर काटने वाले चाकू के पत्थर की धार पर रगड़ने की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे जैसे आवाज़ तीव्र होती गई, भीड़ में तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। तीडू ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और चारों अयस्कों को घूरने लगा, खासतौर पर वह अयस्क जिसे ताइलू ने उनके और वांग टेंग के लिए चुना था। उसे बाकी अयस्कों की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह केवल एक बार वांग टेंग को हराना चाहता था। इस कमीने ने न केवल उसे बुरी तरह पीटा, बल्कि उसे शर्मिंदा भी किया और एक बार तो उसके साथ धोखा भी किया गया। वह बहुत परेशान करने वाला था। जब उसने ये सोचा तो वह वांग टेंग की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वांग टेंग का चेहरा शांत था और उसने घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखाए। वह अपमान से गुस्से में आ गया और सूंघने लगा। सांग यी, लेयान और अन्य लोग वांग टेंग को चुपचाप देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वह कितना शांत था तो वे आश्चर्यचकित हो गए। क्या यह आदमी सचमुच इतना आश्वस्त था? सी जल तत्व मोती। आदिम चेतना पुनः प्रकट होती है। रहस्यमय जीव 3। वांग टेंग की ओर देखते हुए गु लू ने अपनी भौं को ऊपर उठाया। फिर भी उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। वह बस सांसारिक उदासीनता का भाव लिए हुए था और इस दृश्य को ऐसे देख रहा था जैसे कि वह इस पूरे मामले को एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं मान रहा हो। धीरे धीरे समय बीतता गया और अचानक आसपास हलचल मच गई। वहां एक चमक है, किसी ने फुसफुसाया। सभी की निगाहें अयस्क के उस टुकड़े की ओर टिक गईं जिसे ताइलू ने ती भाइयों के लिए चुना था। अयस्क की सतह से अचानक एक गहरे हरे रंग की रोशनी फूट पड़ी। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 से 4 मीटर थी, जो मौजूद अयस्कों में दूसरी सबसे बड़ी थी। हालांकि इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही काटा गया था जिससे इसकी चमक दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके अंदर छिपे खजाने काफ़ी ज़्यादा थे। इस अयस्क की कीमत में बहुत ज़्यादा उछाल आने की संभावना थी। कितनी जीवंत चमक है! मुझे आश्चर्य है कि यह क्या हो सकता है। उसे आश्चर्य हुआ कि गु लो ने क्या पकड़ा। मास्टर रोंग, कृपया जल्दी से इसे प्रकट करें। आइए देखें कि अंदर क्या है। लोग उजागर सतह को देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन केवल एक झलक से कुछ भी ठोस समझ पाना मुश्किल था। वे केवल मास्टर रोंग से लगातार आग्रह कर सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहुत बढ़िया। मास्टर रोंग की आंखों में भी जिज्ञासा का भाव झलक रहा था। उसने तुरंत अपनी हरकतें तेज कर दी और किनारे से पत्थर की खाल को खुरचकर हटा दिया। इस बार उनकी गतिविधियां बहुत अधिक नाजुक थीं तथा अंदर रखे किसी भी खजाने को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित की गई थीं। चर्चा। परत दर परत महीन पत्थर की खाल गिरती गई, किसी विदेशी जानवर के छिलके जैसी। प्रत्येक टुकड़ा उल्लेखनीय रूप से एक समान था, वास्तव में देखने लायक नजारा था। पन्ना हरा प्रकाश उत्तरोत्तर तीव्र होता गया और धीरे धीरे अपना वास्तविक रूप प्रकट करने लगा। यह अयस्क काफी प्रभावशाली लगता है, गु लो ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ कहा और वांग टेंग से बात करने के लिए झुका। बुरा नहीं है, वांग टेंग ने सहजता से कहा। यह सभ्य है, वांग टेंग ने लापरवाही से उत्तर दिया। ओह, तो आपको इस तरह के अयस्क की भी चिंता नहीं है? गु लो ने टिप्पणी की। इसमें चिंता की क्या बात है? आखिरकार उनमें से कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, वांग टेंग ने उदासीनता से कहा। हे, एक मृत बतख का मुंह अभी भी कठोर है। मैं देखना चाहता हूं कि आप उस अयस्क के टुकड़े से क्या निकाल सकते हैं, तेजिंग ने व्यंग्य किया। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। हॉन्फना। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसी समय अचानक शोर मच गया। मास्टर रोंग ने पहले ही अधिकांश अयस्क निकाल लिया था, फिर उन्होंने साफ पानी का एक बड़ा हिस्सा तैयार किया और उसे अयस्क के ऊपर डाल दिया, जिससे अयस्क की सतह पर मौजूद चूना साफ हो गया। चारों ओर एक अधिक तीव्र पन्ना हरा प्रकाश फैल गया। तेजिंग और तेडू खुद को रोक नहीं पाए और आगे बढ़कर करीब से देखने लगे। नतीजतन उनके चेहरे और सिर हरे रंग से रंग गए। बहुत हरा, वांग टेंग ने कहा।
बाकी लोग उसे अजीब नज़रों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। फफ सांग यी खुद को रोक नहीं सका और धीरे से हंस पड़ा और वांग टेंग की तरफ एक अविश्वसनीय नज़र डाली। यह आदमी बहुत ही सीधा सादा था। ताइलू की आंखें फड़कने लगी, वह कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहा था क्योंकि वह तेडू और तेजिंग की प्रतिक्रियाओं को देख रहा था। सौभाग्य से वह आगे नहीं बढ़ा। उसे अयस्क खोजने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। इस अयस्क के अंदर जरूर कुछ होगा। जल्दी देखो, अंदर एक मोती है। अचानक चीख पुकार मच गई क्योंकि किसी ने अंततः अंदर रखी वस्तु को देखा। आप दोनों को बधाई, ये 7वीं श्रेणी का लकड़ी तत्व ऊर्जा पत्थर होना चाहिए। इसके अंदर का मोती एक दुर्लभ लकड़ी तत्व खजाना होना चाहिए। मास्टर रोंग ने तेजिंग और तेडू को बधाई दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हा भाई ताइलू, आप उल्लेखनीय हैं। अंदर एक मोती छिपा है। तेजिंग के स्वभाव के बावजूद वह उत्साह से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। भाई ताइलू वास्तव में अद्भुत हैं। अयस्क के इस टुकड़े की कीमत हमें केवल 65 बिलियन सार्वभौमिक सिक्कों की पड़ी, फिर भी इसने न केवल 7वीं श्रेणी के लकड़ी तत्व ऊर्जा पत्थर को प्रकट किया, बल्कि एक दुर्लभ लकड़ी तत्व मोती भी। ताई परिवार की सबसे उत्कृष्ट युवा प्रतिभा से जैसी उम्मीद थी। ये वास्तव में सराहनीय है, तीडू ने उत्साह से कहा। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो, ताइलू ने कहा। उसकी आंखों में गर्व की झलक दिख रही थी, फिर भी उसका चेहरा शांत था, जैसे कि उसने कोई साधारण सा काम पूरा किया हो, और वह सीधे लहजे में बोला, अब तुम्हें क्या कहना है? तेडू ने वांग टेंग की ओर देखा, प्रसन्नता से। एक लकड़ी तत्व मोती, बुरा नहीं है। वांग टेंग ने अपनी असली आंख खोली, मोती पर नजर डाली। उसे कुछ आश्चर्य हुआ लेकिन फिर भी बहुत उदासीन स्वर में बोला, ऊर्जा मोती एक मूल प्रकार का खजाना था। इससे पहले वांग टेंग ने जल तत्व मोती प्राप्त किया था, जिसमें प्रचुर जीवन शक्ति और उत्पत्ति की शक्ति थी। ये दुनिया की आत्माओं के जन्म का साथी था, जो उन्हें अवशोषित करने के लिए पोषण प्रदान करता था, जिससे उनकी जीवन शक्ति और उत्पत्ति की शक्ति बढ़ जाती थी। ये लकड़ी तत्व मोती भी एक मूल खजाना था, लेकिन लकड़ी तत्व का, जो दुनिया की लकड़ी तत्व आत्माओं के अवशोषण के लिए उपयुक्त था। जल तत्व और लकड़ी तत्व वाले प्राणी प्रचुर जीवन शक्ति वाले प्राणी थे, इसलिए इस लकड़ी तत्व वाले मोती की प्रभावकारिता जल तत्व वाले मोती के बराबर थी। मूल्य की दृष्टि से यह वास्तव में काफी मूल्यवान था। हालांकि चूंकि वांग टेंग ने पहले ही एक जल तत्व मोती प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसे इस वस्तु से बहुत अधिक आश्चर्यचकित होने का कोई कारण नहीं मिला। अंत में ये केवल उसका ही होगा। लकड़ी तत्व मोती। इससे पहले कि अन्य लोग इस खजाने के स्रोत को पहचान पाते, वांग टेंग के शब्दों को सुनकर उनके मन में एक अंतर्दृष्टि कौंधी, जिसने तुरंत इसे प्रासंगिक जानकारी के साथ जोड़ दिया। भाई वांग टेंग, आपकी नज़र बहुत तेज है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस मोती की उत्पत्ति इतनी जल्दी देख लेंगे। ले यान ने आश्चर्य से वांग टेंग की ओर देखा। वांग टेंग ने सहजता से कहा, मैंने पहले भी ऐसे खजानों का सामना किया है, इसलिए मैं उनसे काफ़ी परिचित हूँ। एक लकड़ी तत्व मोती। उस मामले में अयस्क के इस टुकड़े का मूल्य कम से कम 300 अराजकता सिक्के होना चाहिए। गू लो ने अपनी थोड़ी रगड़ते हुए सोचा। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। 65 बिलियन यूसी में खरीदा गया अयस्क 300 कैश कॉइन के बराबर है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह बुरा नहीं है? आप बहुत घमंडी हैं, तीडू ने नाक भान से कुड़ी। ताइलू ने कहा, कुछ लोगों के हाथों में ये लकड़ी तत्व मोती निस्संदेह एक दुर्लभ खजाना है, जिसकी खोज तो होती है लेकिन यह शायद ही कभी मिलता है। इसकी कीमत संभवतः इससे भी अधिक हो सकती है। ये पूरी तरह से निराधार नहीं है। गुलो ने बात को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। तो आप कह रहे हैं कि इस अयस्क के टुकड़े का मूल्य इससे भी अधिक हो सकता है? तीडू ने पूछा। अधिकतम 50 कैश सिक्के, और ताइलू ने उत्तर दिया, 50 कैश सिक्के बुरे नहीं हैं। तीडू ने एक बार फिर विजयी भाव से वांग टेंग की ओर देखा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई 50 कैश सिक्कों के बराबर का खजाना निकाल सकता है। वांग टेंग को उससे कोई मतलब नहीं था। ये व्यक्ति बहुत अपरिपक्व था, लगातार उससे झगड़ता रहता था, जिससे बहुत शोर मचता था। ऐसा लगता है कि भाई ताइलू की विशेषज्ञता में काफी सुधार हुआ है, सांग यी ने ताइलू को देखते हुए टिप्पणी की। धन्यवाद। ताइलू ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। अब यह आप पर निर्भर है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। सांग यी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, चलो अयस्क निकालना जारी रखें। मास्टर रोंग ने सिर हिलाया और अयस्क के दूसरे टुकड़े की ओर बढ़ गए तथा अयस्क निकालने वाले मास्टर से कुछ शब्द कहे, जो तुरंत एक तरफ हट गए। अयस्क का ये टुकड़ा सबसे बड़ा था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कम से कम 7 से 8 मीटर थी। मास्टर ने पहले ही पत्थर की त्वचा की कई परतों को खुरचकर निकाल दिया था, लेकिन अभी तक कोई रोशनी नहीं दिखी थी। मास्टर रोंग ने अंततः एक दिशा चुनने से पहले अयस्क के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया और पत्थर की त्वचा को खुरचना शुरू कर दिया। दरार, चुभने वाली आवाज़ों की एक श्रृंखला फिर से गूंजी, लेकिन सिर्फ 1 दर्जन सांसों के बाद अयस्क के कटाव से अचानक एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी। एक हरी बत्ती। हर कोई हैरान था। हरी बत्ती? क्या ये वायु तत्व का खजाना था?
ताइल्लु के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने मुड़कर सांग यी की तरफ देखा। हालांकि उसने देखा कि वह शांत थी, उसका अद्भुत सुंदर चेहरा अभी भी शांत था। अंदर से वह सांग यी से और भी ज्यादा सावधान हो गया। सांग परिवार का ये प्रतिभाशाली व्यक्ति विनिमय शिखर सम्मेलन में उनका प्रबल प्रतिद्वंद्वी था। जहां तक वांग टेंग की बात है, वह तो उछल-कूद करने वाले एक जोकर से अधिक कुछ नहीं था। सभी की निगाहें सांग यी के अयस्क के टुकड़े पर टिकी थीं तथा मास्टर रोंग द्वारा निष्कर्षण प्रक्रिया जारी रखने की प्रतीक्षा कर रही थीं। मास्टर रोंग ने भी समय बर्बाद नहीं किया। हरी रोशनी दिखाई देने पर उनका उत्साह बढ़ गया और उन्होंने अयस्क निकालने की अपनी गति तेज कर दी। कुछ ही देर में कट के आसपास के पत्थर की त्वचा धीरे धीरे छिल गई और एक पारदर्शी हरे क्रिस्टल का टुकड़ा प्रकट हुआ जिसमें राल जैसी चमक थी। ये है। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। सभी उस अजीब हरे क्रिस्टल को घूर रहे थे। उस समय वे ये समझ पाने में असमर्थ थे कि वह किसका स्रोत है। वह क्या है? ये किसी प्रकार के जैद जैसा दिखता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये कुछ हद तक गंधला दिखाई देता है। आप इसमें से एक मजबूत नक्षत्रीय पवन ऊर्जा का उत्सर्जन महसूस कर सकते हैं, साथ ही प्राचीनता और उजाड़पन का एहसास भी महसूस कर सकते हैं। रुको, क्या अंदर कुछ है? अल्पविराम। बहुत से लोग लगातार अटकलें लगा रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि आखिर यह वस्तु कहाँ से आई है। अचानक किसी को कुछ पता चला और वह आश्चर्य से चिल्ला उठा। सांग यी की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं जब वह आगे बढ़ी। रहस्यमय प्रकाश दृष्टि तकनीक में अपनी महारत के कारण वह महसूस कर सकती थी कि अयस्क का ये टुकड़ा असाधारण था, लेकिन वह इसकी प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी। अब जब इसे निकाला जा चुका था तो वह स्वाभाविक रूप से तुरंत इसका निरीक्षण करना चाहती थी। ले यान, ले तुन और अन्य लोगों ने भी यही किया। तेजिंग और तेडू द्वारा निकाले गए अयस्क का मूल्य कम नहीं था और वे उनसे हारना नहीं चाहते थे। अब उनकी उम्मीदें सांग यी द्वारा चुने गए अयस्क के इस टुकड़े पर टिकी थीं। ताइल्लु ने अपनी भौहें सिकुड़ी और खुद को रोक न सका और उस अयस्क के टुकड़े को घूरने लगा। ऐसा लगता है जैसे कोई काली छाया है। गु लो ने अपने सामने पारदर्शी हरे क्रिस्टल की जांच की और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह एक तारा जानवर जैसा दिखता है। सांग यी की आंखों में तारों की रोशनी के छींटे चमक उठे जब वह सोच रही थी। वांग टेंग आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। उसने देखा कि अयस्क निकाले जाने के बाद उसमें से कई विशेष बुलबुले निकले थे। आदिम चेतना 1000, आदिम चेतना 1200, आदिम चेतना 1500। अल्पविराम। यह आदिम चेतना का गुण है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह आश्चर्यचकित था। जब लिटिल किंग र ने आदिम महासागरीय सर्प रक्त रेखा को जगाया और आदिम महासागरीय सर्प के प्रेत को बुलाया तो यह विशेषता समाप्त हो गई। और अब अयस्क के एक टुकड़े के भीतर ऐसी विशेषता अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुई है। धमाका। इससे पहले कि वांग टेंग आगे कुछ सोच पाता, उसका मन अचानक एक जोरदार गर्जना के साथ कांप उठा और एक विशाल और प्राचीन उजाड़ भूमि उसके सामने प्रकट हो गई। चीख। एक तीखी चीख आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी, जो अंतहीन रूप से गूंज रही थी, मानो सोने को भेद रही हो और पत्थर को चकनाचूर कर रही हो तथा विशाल आकाश को चीर रही हो। स्काईविंड सियान वल्चर। वांग टेंग की योजना। एक। वांग टेंग की निगाहें क्षण भर के लिए व्याकुलता से झिलमिला उठीं और अनायास ही उनमें प्राचीन वीरानी का एक अकथनीय भाव उभर आया। ये है। सांग यी, ले यान, ले तुन और अन्य लोग पास ही में थे और उन्हें तुरंत कुछ असामान्य महसूस हुआ, जिससे उन्होंने वांग टेंग की ओर अजीब नजरों से देखा। गु लो की अभिव्यक्ति धीरे धीरे सख्त हो गई। उसकी निगाहें टिमटिमा रही थीं क्योंकि उसने एक पल में वांग टेंग की जांच की। इस आदमी को क्या हुआ? उस अयस्क के टुकड़े को देखकर अचानक उसके चेहरे पर प्राचीन वीरानी की आभा क्यों उभर आई? हालांकि उन्होंने चाहे जितनी भी जांच की, उन्हें वांग टेंग से कोई सुराग नहीं मिला। इसके अलावा प्राचीन वीरानी का एहसास क्षणभंगुर था, जो एक पल में गायब हो गया, मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। वांग टेंग की नज़र क्षणिक व्याकुलता से वापस आ गई थी और वह अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गई थी, हालांकि उसमें एक हल्की सी चमक थी जो शांति से कोसों दूर थी। स्काईविंड सियांगेद। वांग टेंग के दिमाग में एक प्राचीन नाम आया। अभी अभी उसके मन में जो प्राचीन आकृति उभरी थी वह कोई और नहीं बल्कि स्काईविंड सियान वल्चर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक दिव्य स्तर का तारा जानवर था जो जीवन के उसी स्तर पर विद्यमान था जिस पर दिव्य तूफानी पक्षी वांग टेंग ने आभासी ब्रह्मांड में संयोग से मुलाकात की थी। इसके अलावा स्काईविंड सियान वल्चर एक प्राचीन तारा जानवर था जो वर्तमान दुनिया में लगभग विलुप्त हो चुका है, यहाँ तक कि दिव्य टेम्पेस्ट पक्षी से भी दुर्लभ है। स्काईविंड सियान वल्चर एक वायु तत्वीय तारा जानवर था जिसमें अत्यंत शक्तिशाली वायु तत्वीय प्रतिभाएं थीं, जिसके कारण इसे पवन का पसंदीदा का खिताब मिला। प्राचीन विश्व में स्काईविंड सियान वल्चर निस्संदेह आकाश में एक प्रभावशाली प्राणी था जिसकी बराबरी शायद ही कोई अन्य प्राणी कर पाता था। अपनी वायु तत्व प्रतिभाओं के अतिरिक्त स्काईविंड सियान वल्चर में अत्यंत अनोखी रक्त प्रतिभाएं भी थीं। ये प्रतिभाएं इसके पंखों में निवास करती थीं।
स्काईविन सियान वल्चर के पंखों पर आकाश और पृथ्वी के सहज पैटर्न थे, जो हवा की शक्ति को स्वायत्त रूप से अवशोषित करने में सक्षम थे। इससे न केवल वह खुद को मजबूत बनाता था बल्कि उसे भयानक गति भी मिलती थी। इस प्रकार प्राचीन समय में स्काईविन सियान वल्चर की उड़ान की गति सभी प्राचीन तारा जानवरों में सबसे अच्छी थी। स्काईविन सियान वल्चर की मृत्यु के बाद उसके पंख अमूल्य खजाने बन गए। भले ही केवल हड्डियां बची हों, उन्हें उड़ान कलाकृतियों में परिष्कृत किया जा सकता है। उनके सामने पारदर्शी हरे क्रिस्टल के अंदर एक प्राचीन स्काईविन सियान गिद्ध का शव पड़ा था। स्पष्ट रूप से मृत, जीवन शक्ति का कोई निशान वांग टेंग की असली आंख को दिखाई नहीं दे रहा था। भाई वांग टेंग, अभी गु लो ने वांग टेंग की ओर देखा और फुसफुसाया। ये कुछ भी नहीं है। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और लापरवाही से जवाब दिया। गु लो का मुंह फड़क उठा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। फिर भी उसकी नज़र में वांग टेंग लगातार रहस्यमय होता जा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग, क्या आप इस अयस्क का विवरण समझ सकते हैं? सांग यी की निगाहें झपक उठी जब उसने पूछा। वह क्या समझ सकता था? पहले जो लकड़ी का ऊर्जा पत्थर का टुकड़ा था, वह उसके लिए केवल भाग्य का एक झटका था, तीडू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैंने सुना है कि सांग परिवार के पास एक बहुत ही गहन तकनीक है, जिसे जब खनिज अन्वेषण के साथ जोड़ा जाता है तो और भी बेहतर परिणाम मिलते हैं। क्या तुम नहीं देख सकती कि यह क्या है? वांग टेंग ने उससे कोई मतलब नहीं निकाला, बल्कि उसने शांति से उसकी ओर देखा और पूछा। तेडू की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और वह और भी अधिक काली हो गई जब उसने वांग टेंग को ठंडी निगाहों से देखा। दुर्भाग्यवश वांग टेंग ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसकी ओर दूसरी नज़र भी नहीं डाली। ओह! सांग यी अपनी हैरानी छिपा नहीं पाए और उसने वांग टेंग की तरफ देखा। भाई वांग टेंग हमारे सांग परिवार की तकनीकों से काफ़ी परिचित हैं। थोड़ा सा, वांग टेंग ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। सांग परिवार की रहस्यमयी प्रकाश दृष्टि प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि मेरा ताई परिवार भी इसकी तुलना नहीं कर सकता, ताई लू ने बीच में कहा। इस हरे क्रिस्टल के भीतर की ऊर्जा अव्यवस्थित और जटिल है। अपनी रहस्यमयी प्रकाश दृष्टि से भी मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। केवल एक चीज़ जो मैं देख सकता हूँ, वह है एक रूपरेखा जो एक पक्षी की ओर इशारा करती है, जो सूख गया लगता है, सांग यी ने समझाया। एक पक्षी। भीड़ दंग रह गई, उनके चेहरों पर अलग अलग तरह की हैरानी दिख रही थी। कौन सोच सकता था कि उनके सामने पड़े अयस्क में किसी मृत प्राणी के अवशेष हैं? ये सचमुच चौंकाने वाला था। खनिज जुए में लोग अयस्क के भीतर मौजूद विभिन्न खजानों पर जुआ खेलते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इन खजानों में औषधीय जड़ी बूटियां, पीछे छोड़े गए प्राचीन हथियार और यहाँ तक कि कुछ मृत प्राणी भी थे जो सभी अत्यंत मूल्यवान थे। यदि कोई इनमें से कुछ भी निकालने में सफल हो जाता तो यह उसे रातों रात अमीर बनाने के लिए पर्याप्त था। और यदि कोई विशेष प्राणी प्रकट हो जाता तो वह अन्य खजानों से भी अधिक मूल्यवान होता। बेशक इसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता था कि वह कौन सा प्राणी है। अगर वह कोई साधारण प्राणी होता तो स्वाभाविक रूप से उसका कोई खास मूल्य नहीं होता। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि अंदर कौन सा प्राणी है तो हम इस अयस्क का मूल्य नहीं आंक सकते, ताई लू ने टिप्पणी की। ये वास्तव में एक कठिन समस्या है। सांग यी ने भौहें सिकोड़ लीं। समूह ने एक दूसरे को देखा। इस अयस्क को देखकर वे पूरी तरह अचंभित थे। अयस्क खोलो, वांग टेंग ने सहजता से कहा। बाकी लोग उसकी बात सुनकर चौंक गए, सब उसकी तरफ देखने लगे। किसी ने भी उससे ऐसी बात कहने की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार उस प्राणी के अवशेष वाले पारदर्शी हरे क्रिस्टल का मूल्य अभी भी अज्ञात था। यदि अंदर के प्राणी का कोई मूल्य नहीं होता तो अयस्क का सबसे बड़ा मूल्य बाहर का पारभासी हरा क्रिस्टल होता। इसे लापरवाही से नुकसान पहुंचाना। सबसे पहले इससे पारभासी हरे क्रिस्टल का मूल्य बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति प्रदर्शन के लिए ऐसा पत्थर पसंद करता है तो उसे नुकसान पहुंचाने से उसका मूल्य भी बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए किसी ने इस मामले को नहीं उठाया। अब वांग टेंग के सुझाव ने स्वाभाविक रूप से सभी को चौंका दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम इस पारदर्शी हरे क्रिस्टल को कैसे खोल सकते हैं? तेजिंग ने वांग टेंग को घूरते हुए ठंडी सांस ली। अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या तुम क्षतिपूर्ति कर सकते हो? ये सही है, ताई लू ने सिर हिलाते हुए कहा। हम अभी भी नहीं देख सकते कि इस अयस्क के अंदर क्या है। इसे लापरवाही से नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। ये तो बस एक एम्बर है, वांग टेंग ने शांति से कहा। एम्बर? भीड़ हैरान थी। आप कह रहे हैं कि यह सिर्फ एम्बर का एक टुकड़ा है? सांग यी ने उत्सुकता से वांग टेंग की ओर देखा। ये सही है, ये बस एक एम्बर का टुकड़ा है जो ब्लूवुड पाइन की राल से बना है, जो वर्षों से विकसित और अवक्षेपित है। इसका कोई खास मूल्य नहीं है, इसका एकमात्र उद्देश्य अंदर के जीव को संरक्षित करना है। वांग टेंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और वह शांतिपूर्वक बोला। बेशक अगर मिस सांग यी को लगता है कि इस अयस्क का उपयोग सजावटी वस्तु के रूप में किया जा सकता है तो हम इसे रख सकते हैं। ब्लूवुड पाइन। सांग यी की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी।
उसने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि अंदर की ऊर्जा इतनी अव्यवस्थित और जटिल है। तो ये सिर्फ एम्बर का एक टुकड़ा है जिसका कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं है। भाई वांग टेंग की अंतर्दृष्टि अच्छी है। ताई लू, तीजू और अन्य लोग थोड़े शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग उनके सामने मौजूद वस्तु को पहचान लेगा और सीधे तौर पर उसकी उत्पत्ति का खुलासा कर देगा। वे एक तरफ से व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहे थे और अब उनका पूरी तरह से खंडन किया जा रहा था। लेटुन ने वांग टेंग की ओर देखा और वह और अधिक आश्चर्यचकित हो गया। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने कभी उसे अप्रत्याशित रूप से हराया था, उसके पास ऐसी अंतर्दृष्टि थी। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। अगर तुम नहीं समझे तो बकवास मत करो। भाई वांग टेंग अद्भुत है। युजियांग ने अपनी आंखें घुमाए और कहा। तीजू और तीजिंग के चेहरे और भी गहरे हो गए। वे खंडन करना चाहते थे लेकिन उन्हें बहस करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ तक कि ताई लू का भी चेहरा अच्छा नहीं था। उसे लगा जैसे उसने अपना चेहरा खो दिया है। ये तथ्य कि वांग टेंग ने ऐसी चीज को पहचान लिया जिसे वह स्वयं नहीं पहचान सका, ये सिद्ध करता है कि वह वांग टेंग से हीन था। ठीक है, दूसरे क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, वांग टेंग ने उसके सिर पर हल्के से थपथपाते हुए कहा। अब जब हम जानते हैं कि यह क्या है तो आइए भाई वांग टेंग की सलाह का पालन करें और इस एम्बर को खोलकर देखें। सांग यी ने तुरंत निर्णय लिया। मास्टर रोंग की ओर मुड़ते हुए कहा, कृपया मास्टर रोंग से इसे काटने में हमारी मदद करने को कहें। मास्टर रोंग ने कहा, यह थोड़ा मुश्किल है। मैंने पहले भी कई बार ऐसी स्थितियों का सामना किया है जहां अयस्क के भीतर से एम्बर निकाला गया था, लेकिन मैंने वास्तव में इसे कभी नहीं काटा। मास्टर रोंग, कृपया आगे बढ़ें। मुझे आप पर भरोसा है, सांग यी ने कहा। ऐसी स्थिति में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, मास्टर रोंग ने गंभीरता से कहा। जैसे ही उन्होंने पत्थर काटना शुरू किया, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसके हाथों में पारदर्शी नीले क्रिस्टल का आकार तेजी से छोटा हो गया तथा धीरे धीरे उसके भीतर प्राचीन आकाश पवन नीले पक्षी का रूप प्रकट होने लगा। धमाका! उस क्षण प्राचीन और गहन आभा की एक लहर, जो पहले से कई गुना अधिक तीव्र थी, फूट पड़ी। मास्टर रोंग के हाथ से पत्थर काटने वाला चाकू अचानक बाहर निकल आया और उस आभा के प्रभाव में वह अनजाने में कई कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया क्योंकि वह अब उसके सामने प्रकट हुए प्राचीन प्राणी को देख रहा था। उसका शरीर अब बड़ा नहीं रह गया था, बल्कि कई गुना सिकुड़ गया था, लेकिन उसका प्रभावशाली रूप अभी भी बरकरार था, जो चारों ओर फैल रहा था और वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर पीलापन ला रहा था। ये कौन सा प्राणी है? इसमें इतनी शक्ति है। देखने वाले आश्चर्यचकित रह गए। यह मास्टर रोंग इतना हैरान था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। उसने पत्थर निकालने से निकले रहस्यमयी जीव की ओर इशारा किया। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। पत्थर काटने के अपने सभी वर्षों में मैंने कभी इतना भयानक जीव नहीं देखा। सांग यी, ले यान, ताई लू और अन्य लोग अपना धैर्य बरकरार नहीं रख सके और चारों ओर इकट्ठा हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। तेडू और तिजिंग एक दूसरे को देखने के बाद गंभीर भाव से पास आए। केवल वांग टेंग ही अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गु लो भी अन्य लोगों की तरह जांच करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन वांग टेंग के हाव भाव को देखकर वह वहीं रुक गया और पूछा, आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ? क्या आपको पहले से पता था कि अंदर क्या था? इसे निकाले जाने से पहले मुझे कैसे पता चल सकता था? वांग टेंग ने उसकी ओर देखा, फिर निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा। एम्बर के भीतर की अराजक और जटिल ऊर्जा स्वाभाविक रूप से उसकी असली आंख से बच नहीं सकती थी। उसने पहले ही देख लिया था कि अंदर क्या था, लेकिन वह निश्चित रूप से किसी को नहीं बता सकता था। जब कार्य करने का समय आता है तो व्यक्ति को कार्य करना ही चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल है कि अन्य लोग इस पर विश्वास करेंगे या नहीं, यह उनकी चिंता का विषय नहीं था। अगर वह चाहे तो वे उस पर विश्वास कर सकते हैं। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। गु लो संदेह से भरा हुआ था, लेकिन वह वांग टेंग के चेहरे पर कुछ भी नहीं देख सका। वह केवल अपना सिर हिला सकता था और उसके पीछे चल सकता था, रहस्यमय प्राणी के पास आकर उत्सुकता से उसकी जांच कर सकता था। यद्यपि रहस्यमय प्राणी द्वारा उत्सर्जित प्राचीन और गहन आभा राजसी थी, लेकिन वहां उपस्थित लोग कमजोर नहीं थे। वे सभी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे जो बिना घबराए प्राणी की भव्य आभा का सामना करने के लिए तैयार थे। मास्टर रोंग ने रहस्यमय प्राणी से पारदर्शी नीले क्रिस्टल की बाहरी परत पहले ही हटा दी थी, जिससे सभी को उसका असली रूप देखने को मिल गया। अब तक रहस्यमय प्राणी पूरी तरह से प्रकट हो चुका था। केवल उसकी सतह पर नीले अंबर की एक पतली परत, एक पारभासी फिल्म की तरह, बची हुई थी। यह एक पक्षी जैसा प्राणी था। इसका शरीर अब गहरे नीले रंग का हो गया था। पंख अभी भी मौजूद थे, लेकिन नीचे का मांस बहुत पहले ही सूख चुका था। इसके पंख शरीर से सटे हुए थे, चोट के निशान दिख रहे थे और चमकती हुई सफ़ेद हड्डियां दिख रही थीं। यह जेड जैसा दिख रहा था, जो चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था।
रहस्यमय प्राणी को पूरी तरह से निकाले जाने के बाद उसके चारों ओर कई विशेष बुलबुले दिखाई दिए जो वहां तैर रहे थे तथा सभी के लिए अदृश्य थे। वांग टेंग बहुत खुश हुआ और तुरंत उसे उठा लिया। आदिम चेतना तारांकन 3000। आदिम चेतना तारांकन 2600। इवन सियान वल्चर। वांग टेंग की योजना 3। आदिम चेतना तारांकन 3200। अल्पविराम। पहले से भी ज्यादा। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। एक एक करके गुण बुलबुले उसके शरीर में प्रवेश कर गए जिससे उसकी मौलिक चेतना तेजी से बढ़ने लगी। यद्यपि इस बार फिर वही प्राचीन और विशाल दृश्य उसके मन में उभर आया, तथापि उसमें से प्राचीन वीरानी का कोई निशान नहीं रिस रहा था। अनुभव के साथ सहजता आती है। इस बार वह अच्छी तरह से तैयार था और खुद को नियंत्रित करने में सक्षम था। आदिम चेतना 12,500/30,000 तीसरा क्रम। वांग टेंग ने अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली और बहुत खुश हुआ। उसकी मौलिक चेतना इतनी तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही समय में उसने इतने सारे गुण बिंदु प्राप्त कर लिए जिससे उसकी इच्छाशक्ति और भी मजबूत हो गई। हालांकि उनकी आदिम चेतना वर्तमान में केवल तीसरे स्तर पर थी, जो ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा की आभा के बराबर थी, लेकिन यह उनकी अडिग्लिटिंग बैटल चेतना जितनी शक्तिशाली नहीं थी। हालांकि आदिम चेतना असाधारण रूप से विशेष थी, जो समय के प्राचीन और विशाल सार से भरी हुई थी, यहाँ तक कि सामान्य ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं की आभा से भी अधिक शक्तिशाली थी। कुछ विशेष परिस्थितियों में आदि चेतना अविश्वसनीय रूप से उपयोगी थी। अब तक वांग टेंग ने अपनी आदिम चेतना का कई बार उपयोग किया था और यह सब इस बढ़ी हुई इच्छाशक्ति के कारण ही संभव हो सका था कि वह जय हो सका। इसके अलावा स्काईविंड सियान वल्चर के शरीर से अभी भी विशेषता बुलबुले गिर रहे थे और रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ कि यह कब तक चलेगा। यह आश्चर्यजनक होगा यदि उनकी आदिम चेतना चौथे स्थान तक पहुंच सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग के विचार थोड़े लालची थे। बाकी लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वांग टेंग को स्काईविंड सियान वल्चर से पहले ही कई फायदे मिल चुके थे। वे अभी भी इसकी उत्पत्ति के बारे में अटकलें लगाने में व्यस्त थे। जैसे ही वांग टेंग ने विशेषता बुलबुले उठाए और अपने सामने स्काईविंड सियान वल्चर के पूरी तरह से प्रस्तुत शरीर को देखा, उसने सिर हिलाया और मास्टर रोंग की ओर मुस्कुराया। मास्टर रोंग, आपकी शिल्पकला वास्तव में उल्लेखनीय है। ग्रैंड मास्टर, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। मास्टर रोंग ने राहत की सांस ली, माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए। सौभाग्य से मैंने मुझ पर किए गए भरोसे को विफल नहीं किया। ये प्राणी असाधारण है। अगर इसे कोई नुकसान हुआ तो यह वास्तव में मेरी गलती होगी। वांग टेंग भी कृतज्ञ महसूस कर रहा था। एक मिनट रुको, उसे अचानक कुछ याद आया। मास्टर रोंग, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, सांग यी ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। वांग टेंग भी कृतज्ञ महसूस कर रहा था। एक मिनट रुको, उसे अचानक कुछ याद आया। ले यान के साथ उसकी शर्त एक अनुरोध में बदल गई थी। अरे वाह, वह बहुत बड़ी हार गया। हालांकि ले यान वास्तव में बहुत सुंदर थी, फिर भी वह उसके साथ कुछ खास नहीं कर सका। उस एक अनुरोध शर्त के प्रतिबंध बहुत अधिक थे, यहाँ तक कि स्काईविंड सियान वल्चर के शरीर को प्राप्त करने की तुलना में भी यह इसके लायक नहीं था। मैं बहुत बड़ी हार गया, बहुत बड़ी हार गया। वांग टेंग का दिमाग तेजी से चल रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे दूसरे पक्ष को स्काईविंड सियान वल्चर का शरीर सौंपने के लिए धोखा दिया जाए। ब्लूवुड पाइन के राल को इतने बड़े एम्बर को बनाने के लिए कम से कम 10 लाख वर्षों के विकास से गुजरना पड़ा होगा। ये दर्शाता है कि इसके भीतर बंद रहस्यमय प्राणी कम से कम 10 लाख वर्षों से संरक्षित है। फिर भी इसकी शक्ति अभी भी भयावह बनी हुई है, जो दर्शाती है कि यह अपने जीवन काल में कितना शक्तिशाली रहा होगा। लेयान ने कहा। उसका चेहरा सदमे से भर गया क्योंकि वह अपने सामने प्राणी को देख रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई इस प्राणी को पहचानता है। सांग यी ने अपने सामने खड़े प्राणी को देखा, फिर ताई लू, वांग टेंग और अन्य लोगों की ओर देखा और जिज्ञासावश अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इस पक्षी का शरीर पहले से ही काफी सिकुड़ चुका है और समय बीतने के बाद इसका रूप इतना बदल गया है कि इसे पहचानना असंभव है। ताई लू की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई। इस पक्षी को देखकर और इसकी भयानक शक्ति को महसूस करके उसने महसूस किया कि 7वें स्तर का लकड़ी तत्व पत्थर और लकड़ी तत्व मोती जो उसने निकाला था उनसे पहले वाले प्राणी की तुलना में कुछ भी नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। टीडू और तीजिंग फोर्स शेफ थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि यह रहस्यमयी जीव क्या है। उन्होंने अपना सिर हिलाया। ये प्राणी किसी प्राचीन पक्षी तारा जानवर जैसा प्रतीत होता है। गू लो ने अपनी ठोड़ी को सहलाया, वांग टेंग की ओर देखा और कहा, इस तरह की शक्ति के साथ ये कम से कम एक दिव्य स्तर का तारा जानवर है। दिव्य स्तर का तारा जानवर। दर्शक पहले से ही इस स्टार बीस्ट के बारे में उत्सुक थे। इस समय गू लुओ के शब्दों को सुनकर वे और भी अधिक चौंक गए। ये रहस्यमय प्राणी दिव्य स्तर का तारा जानवर कैसे हो सकता है। ये प्राणी अब केवल 4 या 5 मीटर लंबा था। अगर यह अपने पंख पूरी तरह फैला भी ले तो भी ये केवल 30 मीटर ही होगा।
साधारण सम्राट स्तर के तारा जानवर इससे कहीं ज्यादा बड़े थे, दैवीय स्तर के तारा जानवरों की तो बात ही छोड़िए। इसलिए भीड़ को गूलों का निर्णय अविश्वसनीय लगा, जो अविश्वास की सीमा पर था। दिव्य स्तर का प्राणी। तीडू और ती जिंग ने एक दूसरे की ओर देखा। वे हैरान थे, फिर भी लालच की झलक छुपाने में असमर्थ थे। मूलतः उन्होंने योजना बनाई थी कि यदि वे लेयान के खिलाफ जीत जाते हैं तो वे शर्त छोड़ देंगे और उस पर एहसान करेंगे। लेकिन अब इस दिव्य स्तर के तारा राक्षस की लाश को देखकर वे दोनों अपनी आंखों में लालच भरी चमक प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सके। यदि वे इस संत स्तर के सितारा जानवर की लाश जीत सकें तो क्या वे बहुत बड़ा लाभ नहीं कमाएंगे? लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि जो खजाने उन्होंने अभी निकाले थे वे सांगी के खजाने से कहीं कमतर थे, अगर वह वास्तव में एक दिव्य स्तर का सितारा जानवर था। वे लगभग निश्चित रूप से यह प्रतियोगिता हार रहे थे। हम नहीं जानते कि ये दिव्य स्तर का तारा जानवर है या नहीं, भले ही आपने ऐसा कहा हो, तीडू ने तुरंत कहा। उसका स्वर ठंडा था। सिर्फ इसलिए कि इसमें कुछ अवशिष्ट शक्ति है, हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये दिव्य स्तर का तारा जानवर है? वांग टेंग अवाक होकर उसे देखता रहा। क्या यह आदमी मूर्ख था? वह ऐसे विचारहीन शब्द बोल सकता था? अब उसने न केवल गूलों को नाराज किया था, बल्कि ले और सांग परिवारों के दो प्रतिभाशाली लोगों लेयान और सांगी की नाराजगी भी मोल ले ली थी। दरअसल लेयान और सांगी के हाव भाव तुरंत बदल गए और तीडू की ओर उनकी निगाहें और भी ठंडी हो गईं। दोनों पक्षों के बीच शुरू से ही कोई संबंध नहीं था और अब जीत की चाह में तीडू ने सारी गरिमा त्याग दी थी। ये वाकई घिनौना था। स्काईविंड सियान वल्चर। वांग टेंग की योजना 4। क्या किसी सामान्य तारा जानवर में ऐसी शक्ति होगी? यदि कोई खंडन करना भी चाहे तो उसे भ्रम और अशांति पैदा करने के बजाय अधिक ठोस सबूत प्रस्तुत करने चाहिए। यदि तीडू में दूरदर्शिता का अभाव है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यदि उनमें हार स्वीकार करने का साहस भी नहीं है तो ये सचमुच दयनीय है। सांग यी और लेयान की तीखी निगाहों का सामना करते हुए तीडू की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। कृपया उसे दोष मत दो। मेरा छोटा भाई हमेशा से मंदबुद्धि रहा है और ठीक से बोलना नहीं जानता। कृपया उसे माफ कर दो। तेजिंग ने तीडू को गुस्से से देखा, फिर जल्दी से लेयान और सांगी से माफी मांगी। सांगी ने एक ठंडी मुस्कान दी और ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने कभी भी ती परिवार को बहुत सम्मान नहीं दिया और सामान्य परिस्थितियों में दोनों पक्षों के बीच कभी कोई लेन देन नहीं होता। लेयान उदासीन रही, एक शब्द भी नहीं बोली। उसने पहले ही तय कर लिया था कि अब वह उनसे परेशान नहीं होगी। ती परिवार के लोग गहरे संबंध बनाने लायक नहीं थे। ले परिवार के लिए एक पाक कला परिवार कम होना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये स्थिति देखकर लेशान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसके चेहरे पर उदासीनता भी दिखी। उसने तेजिंग और तेडू की तरफ देखा और उन दोनों के बीच दोस्ती की उम्मीद छोड़ दी। तेजिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तेडू को घूर कर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह मूर्ख भाई, वह मदद से परे था। तीडू का चेहरा काला पड़ गया। उसने सिर्फ आवेग में आकर ऐसा कहा था, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। भाई वांग टेंग, क्या आपको लगता है कि मैंने जो कहा वह सही है? गूलो मुस्कुराया और दूसरों की राय की परवाह न करते हुए वांग टेंग की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। भाई गूलो का विश्लेषण सही है। ये रहस्यमय प्राणी कम से कम एक दिव्य स्तर का तारा जानवर है। वांग टेंग ने सहमति में सिर हिलाया। क्या तुम दोनों बता सकते हो कि यह किस प्रकार का तारा जानवर है? सांग यी ने ती भाइयों की अनदेखी करते हुए जल्दी से पूछा। इन विशेषताओं के आधार पर अभी भी यह निर्धारित करना मुश्किल है। गूलो ने अपना सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए वांग टेंग को फिर से देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई वांग टेंग इस प्राणी की उत्पत्ति के बारे में कुछ जानते हैं। सांग यी और ले यान ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपना ध्यान वांग टेंग की ओर लगाया। अगर भाई वांग टेंग को कुछ पता हो तो कृपया हमें बताएं। सांग यी बोलने से पहले एक पल के लिए झिझकी। हम बोलने से पहले क्या हम शर्त बदल सकते हैं? वांग टेंग ने अपना गला साफ किया और पूछा। तुम सच में कुछ जानते हो? गूलो की नज़र वांग टेंग पर टिकी हुई थी। सांग यी और ले यान एक दूसरे को देखकर और भी हैरान हो गए। उसने शर्त बदलने का सुझाव दिया, जिससे पता चलता है कि उसे वाकई कुछ पता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। थोड़ा सा, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप शर्त क्यों बदलना चाहते हैं? ले यान ने आश्चर्य से पूछा। मुझे डर है कि मैं हार जाऊंगा और बाद में आपकी शर्तें पूरी नहीं कर पाऊंगा, वांग टेंग ने गंभीरता से कहा। बोलते समय उसकी आंखें बदल रही थीं। सच में? ले यान ने संदेह से कहा। यह आदमी अभी तक बहुत आश्वस्त दिखाई दे रहा था। अब अचानक वह हार मानने को तैयार हो गया। गूलुओ ने भी वांग टेंग को संदेह की नज़र से देखा। हालांकि वे हाल ही में मिले थे, गूलुओ को वांग टेंग ऐसा व्यक्ति नहीं लगा जो आसानी से हार मान लेगा। एक दिव्य स्तर के तारा जानवर के शरीर के साथ मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जीत सकता। क्या हम मूल शर्त पर कायम रहेंगे? वांग टेंग ने सुझाव दिया।
तुमने खुद कहा यह एक दिव्य स्तर के तारा जानवर का शरीर है। अगर हम मूल शर्त पर टिके रहें तो क्या तुम इसे खरीद सकते हो? लेयान ने उसकी ओर देखा, उसका संदेह बढ़ता जा रहा था। आप मेरे बारे में यह नहीं जानते, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने अभी अभी इसका हिसाब लगाया है। अगर हम इस दिव्य स्तर के स्टार बीस्ट के मूल्य के आधार पर मुआवजा देते हैं तो मैं आपको अधिकतम 1500 कैश सिक्के दे सकता हूं, वान टेंग ने आत्मविश्वास से कहा, भले ही वह झांसा दे रहा था। 1500 कैश सिक्के! ये सुनकर उसके आसपास के लोग चौंक गए। ये दिव्य स्तर का तारा जानवर क्या था? ये सिर्फ एक शरीर था, लेकिन बहुत मूल्यवान था। 1500 कैश सिक्के! तेजिंग और तेडू ने एक दूसरे की तरफ देखा। अविश्वास में उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें जो अयस्क मिले उनका मूल्य केवल 350 कैश सिक्कों के बराबर था, और यह सबसे अधिक मूल्यांकन था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने सोचा था कि उनकी जीत पक्की है। किसने सोचा होगा कि लेयान और अन्य लोगों द्वारा खोजे गए खजाने की कीमत 1500 कैश सिक्कों के बराबर होगी। यह असमानता इतनी बड़ी थी कि इसे समझना मुश्किल था। वे अकेले नहीं थे, अन्य लोगों को भी यह अविश्वसनीय लगा। अरबों ब्रह्मांड सिक्कों के मूल्य वाले अयस्क को 1000 से अधिक कैश सिक्कों के मूल्य वाले खजाने में बदलना न केवल एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी, यह एक खगोलीय छलांग थी। लेयान और सांगी अवाक रह गए, उन्हें अविश्वास महसूस हुआ। खास तौर पर सांगी, एक खनन इंजीनियर के रूप में अयस्कों पर जुआ खेलना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अरबों ब्रह्मांड सिक्कों के अयस्क में 1000 से अधिक कैश सिक्कों का खजाना मिलना पहली बार था। और यह उसका अपना जुआ था। एक क्षण के लिए सांग परिवार को अपने इस गौरव पर ऐसा लगा जैसे वह किसी स्वप्न में जी रही हो। जब उसने इस खनिज को चुना था तो उसने कभी भी इतने भयावह रिटर्न की कल्पना नहीं की थी। उसकी मानसिकता लगभग ध्वस्त हो गई और उसे रोने का भी मन हुआ। उसने यह अयस्क लेयान के लिए चुना था। आमतौर पर लेयान ही उसकी मदद करता था, और अब लेयान एक बार उससे मदद मांग रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लेयान को सफल होने में मदद करने और लेयान को ये दिखाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहती थी कि वह क्या करने में सक्षम है। इसलिए जब उन्होंने खनिज का चयन किया तो उन्होंने इसमें अतिरिक्त प्रयास किया, यहाँ तक कि अपनी रहस्यमय प्रकाश दृष्टि का भी पूरा उपयोग किया। कौन सोच सकता था कि परिणाम ऐसा होगा? अगर उसे पता होता तो इतना बढ़िया अयस्क चुनने की क्या ज़रूरत थी? क्या उसे अपने पास ही रखना बेहतर नहीं होता? आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि इसकी कीमत 1500 कैश सिक्कों के बराबर है? तेजिंग ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। हाँ, एक साधारण दिव्य स्तर का तारा जानवर भी इतना मूल्यवान नहीं होगा। ताइलू ने बोलने से पहले खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। इवन सियान वल्चर, वान टेन की योजना 5। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, लेकिन अब मिस लेयान, क्या तुम मेरे अनुरोध से सहमत हो? वान टेंग ने मुस्कराते हुए लेयान की ओर देखा। 1500 अराजकता सिक्के! उनका मानना था कि दूसरी पार्टी लुभाएगी। एक उदासीन अनुरोध की तुलना में 1500 के सिक्के अधिक आकर्षक थे। लेयान ने भौहें से कुढ़ी, उसकी नज़र वान टेंग की आंखों पर टिकी थी। 1500 के सिक्के वाकई आकर्षक थे, यहाँ तक कि वह भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती थी। लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह आदमी उसके अनुरोध को मानने के बजाय उसे 1500 कैश कॉइन देकर मुआवजा देना चाहता है। यहाँ कुछ गड़बड़ थी। जहाँ तक वान टेंग के उनके खिलाफ जीतने की बात है तो उन्होंने इस पहलू पर विचार नहीं किया था। आखिरकार उसने जो खजाना खोजा था उसका मूल्य 1500 कैश सिक्कों तक पहुंच गया था, और यह बात दूसरे पक्ष ने खुद कही थी। उसे विश्वास नहीं था कि वान टेंग इससे अधिक मूल्यवान कुछ खोज सकता है। क्या तुम्हें यकीन है कि इस दिव्य स्तर के स्टार बीस्ट का शरीर 1500 कैश कॉइन के बराबर है? क्या तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? लेयान ने कहा। तुम्हें समझना होगा, अगर तुम मुझे धोखा दोगे इतने सारे लोगों की मौजूदगी में, तो मैं अपनी शर्त से पूरी तरह पीछे हट सकता हूँ। बेशक, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं ऐसी घृणित रणनीति पर उतर नहीं सकता, वान टेंग ने जवाब दिया। क्या मेरा अनुरोध सचमुच इतना भयावह है? लेयान पहले से ही 70 से 80% आश्वस्त थी, लेकिन उसे अभी भी संदेह था और उसने दोबारा पूछा। इन 1500 कैश सिक्कों के मूल्य के आधार पर आपका अनुरोध निश्चित रूप से सरल नहीं है, वान टेंग ने कहा। इसलिए मैं इस अनुरोध के बदले में 1500 कैश सिक्के देना पसंद करूंगा। ठीक है। लेयान ने उसे ध्यान से देखा, फिर सांगी से नज़रें मिलाईं। अंत में उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, जब तक तुम कहते हो मैं मान जाऊंगी, और तुम्हें सिर्फ इसी के अनुरूप मुआवजा देना होगा, मेरे अनुरोध पर सहमत हुए बिना। उसका विचार सरल था, पहले पैसे ले लो फिर बात करो। जहां तक अनुरोध का सवाल है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वह सिर्फ वान टेंग की पहचान और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ करना चाह रही थी। ये भविष्य में कभी भी किया जा सकता था, इसे अभी पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
एड्स बाय पब फ्यूचर। लेटून की आंखें हल्की सी फड़क उठीं और वह ले यान की ओर देखे बिना न रह सका। ऐसा लग रहा था कि वह पैसों के जाल में फंस गई है। 1500 अराजकता सिक्के। यह विचार आते ही वह भी ईर्ष्या और जलन महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका तथा शर्त बदलने के लिए किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही दोषी ठहराया। चलो ये स्पष्ट कर दें, अगर मैं हार गया तो हमारा अयस्क भी दूसरे पक्ष को जब्त कर लिया जाएगा। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो हम बराबर मूल्य के साथ क्षतिपूर्ति करेंगे, है ना? वांग टेंग ने पूछा। बिल्कुल, ले यान ने एक पल सोचा, व्यवस्था में कोई गलती नहीं पाए और सीधे सिर हिला दिया। क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई हैं? बकवास बंद करो, जल्दी करो और हमें बताओ कि इस चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हम सब इंतजार कर रहे हैं, तीडू ने अधीरता से बीच में कहा। उसके पास अभी भी उम्मीद की एक किरण थी। आखिरकार अगर वे हार गए तो उन्हें न केवल लकड़ी के तत्व मोती को सौंपना होगा बल्कि 1000 से अधिक कैश सिक्के भी लाने होंगे। यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि वांग टेंग कोई गलती करे। वांग टेंग ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इस समय वह बहुत अच्छे मूड में था और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। आखिरकार स्काईविंड सियान वल्चर का शव उसे मिल गया। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। सौभाग्य से उन्हें विश्वास नहीं था कि वह जीत सकता है, अन्यथा दूसरे पक्ष को शर्त बदलने के लिए राजी करना इतना आसान नहीं होता। हमने आपके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है, क्या आप हमें अब बता सकते हैं? सांग यी ने आग्रह किया। ठीक है, ध्यान से सुनो, वांग टेंग ने थोड़ा मुस्कुराया और अपनी व्याख्या शुरू की। इस पक्षी प्राणी को स्काईविंड सियान वल्चर कहा जाता है, जो वायु तत्व का एक भयानक प्राचीन पक्षी तारा जानवर है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब सभी लोग सुन रहे थे तो उनके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास झलक रहा था। किसने सोचा होगा कि इस सिकुड़े हुए पक्षी तारा पशु के शरीर की उत्पत्ति इतनी उल्लेखनीय होगी? एक प्राचीन वायु तत्व तारा जानवर, स्काईविंड सियान गेद। कई चतुर व्यक्तियों ने पहले ही अपनी जांच शुरू कर दी थी और कुछ जानकार व्यक्तियों ने तुरंत ही स्काईविंड सियान वल्चर के बारे में जानकारी उजागर कर दी, जिससे वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। उनमें ले यान, सांग यी और अन्य लोग भी थे, जिनमें से सभी अब अपनी आंखों में उत्साह के भाव के साथ दिव्य पशु के पंखों को देख रहे थे। आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि यह जीव वास्तव में स्काईविंड सियान वल्चर है? तीडू की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई क्योंकि वह लगातार पूछ रहा था, ये पक्षी बहुत पहले ही मुरझा चुका है और कई उड़ने वाले सितारों के जानवर भी ऐसी ही विशेषताएं रखते हैं। केवल इसकी आभा पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं हो सकता है। बस इसके पंखों को काट दो और तुम देखोगे, वांग टेंग ने उदासीनता से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? तीडू ने ठंडी भौहें सिकुड़ी। बाकी लोग उसकी ओर अजीब भाव से देखने लगे, मानो वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। बस अब और नहीं, खुद को शर्मिंदा मत करो। तीजिंग की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसने पहले ही स्काईविंड सियान वल्चर के बारे में जानकारी की जांच कर ली थी और जानता था कि वांग टेंग की बातें सच थीं। जैसा कि उन्होंने कहा था, पंखों को काटकर ही वे ये निर्धारित कर सकते थे कि उनके सामने मौजूद रहस्यमयी तारा जानवर वास्तव में स्काईविंड सियान वल्चर है या नहीं। हालांकि दिखावट धोखा दे सकती है, लेकिन पंखों की हड्डियां झूठ नहीं बोल सकती। उन पर स्काईविंड सियान वल्चर के अनोखे प्राकृतिक पैटर्न थे, जो इसकी जन्मजात रक्त प्रतिभा की अभिव्यक्ति थी। इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वांग टेंग इस मामले में उन्हें धोखा दे सके। ऐसा लगता है कि इस बार मैं जीत गई हूँ। ले यान को जानकारी को पचाने में थोड़ा समय लगा। धीरे धीरे उसने अपने आश्चर्य को दबाया और शांत हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। तेजिंग और तेडूजिंग के हाव भाव बहुत ही अप्रिय थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने गोबर खा लिया हो। वे वांग टेंग से नहीं हारे थे, बल्कि वे ले यान से हार गए थे, जो और भी ज्यादा निराशाजनक था। इससे भी अधिक, उन्होंने पहले से भी अधिक खो दिया था। गु लो ने अपना सिर हिलाया। अब उसे कोई उम्मीद नहीं थी। चाहे वह कितना भी आश्वस्त क्यों न हो, उसने नहीं सोचा था कि वह स्काईविंड सियान वल्चर की लाश जीत सकता है। इस चीज़ का दिखना पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है। भले ही वह आमतौर पर बहुत अच्छी किस्मत वाला हो, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वह जीत सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि इस समय एक साधारण आवाज़ अचानक सुनाई दी। भीड़ थोड़ी स्तब्ध थी और वांग टेंग की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। इस आदमी का क्या मतलब था? क्या वह अभी भी हार नहीं मान रहा था? क्या तुम हार नहीं मान रहे हो? गु लो ने आश्चर्य से पूछा। हमारे अयस्क के 2 टुकड़े अभी तक नहीं काटे गए हैं, इसलिए कुछ भी संभव है, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही मैं अपने अयस्क से जीत न पाऊं, लेकिन क्या आपके पास अभी भी आपका अयस्क नहीं है? मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं। गु लो ने अपना सिर हिलाया। चूंकि भाई वांग टेंग हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हम पत्थरों को काटना जारी रखें। मुझे लगता है कि अयस्क के ये 2 टुकड़े लगभग तैयार हो चुके हैं और परिणाम जल्द ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, ले यान ने मुस्कुराते हुए बेपरवाही से कहा।
तो फिर चलो मास्टर रोंग को फिर से परेशान करते हैं, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मास्टर रोंग ने सिर हिलाया। उसे वांग टेंग और गुलो पर ज़्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन चून की दूसरा पक्ष पत्थरों को सुलझाना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें नहीं रोका। दरार एक के बाद एक काटे जाने पर अयस्क के दोनों टुकड़े छोटे होते गए। गुलो का अयस्क का टुकड़ा छोटा नहीं था, लेकिन उसने वांग टेंग के मुकाबले पहले एक चमकदार लाल रोशनी उत्सर्जित की, जो अचानक फट गई। भीड़, जो पहले ही उम्मीद खो चुकी थी, जब उन्होंने ये चमकदार रोशनी देखी तो दंग रह गई। इतनी तेज रोशनी! सांग यी के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया, वह आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए।